10 मिनट में पूरे खानदान की रोटी बनाने वाली देवरानी। राधिका के मायके का लिविंग रूम आज कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। एक साथ इतने लोग जैसे पूरा का पूरा कुनबा उतर आया हो। राधिका अंदर रसोई के पास खड़ी थी और बाहर आए हुए लोगों को देख रही थी। अरे घर बड़ी अच्छे से सजा है, लगता है आपकी बेटी को घर सजाने का बड़ा शौक है। हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर ढेरों मारवाड़ी पकवान सजे थे। दाल, सब्जी, कड़ी, चावल, खीर, पराठे और कई तरह की मिठाइयाँ। खुशबू पूरे कमरे में घूम रही थी। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी शारदा देवी वहां आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे वाह, इतना सब कुछ, आज तो खाने में ढेर सारी वैरायटी है। अरे मारवाड़ी घर है, खाली थाली कैसे हो सकती है। सब खाना परोसने में लग गए। लेकिन तभी शकुंतला ने देखा कि टेबल पर रोटी तो है ही नहीं। तभी शकुंतला बोली, एक बात पूछे, रोटी नहीं बनाई क्या? इतने सारे आइटम्स हैं बहन जी, इसलिए रोटी नहीं बनवाई। अरे भाई, हमें तो रोटी बहुत पसंद है। रोटी तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। सही कह रहे हैं जी, हम तो सिर्फ रोटी ही खाते हैं। ये लोग रोटी खाने आए हैं या मुझे देखने? रोटी न होने की वजह से कुछ लोग अच्छी तरह खाना खाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सही खाकर हाथ रोक लेते हैं। तभी राधिका वहां पानी देने आती है। तभी कमला उसे देखकर कहती है, घर ठीक है, लड़की भी ठीक ठाक है। हाँ, ज्यादा बोलने वाली नहीं लगती। सब लोग धीरे धीरे राधिका की तारीफ कर रहे थे। राधिका भी कहीं न कहीं इन सब बातों को समझ रही थी और इस तरह दोनों परिवारों की सहमति से राधिका और मोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। गाड़ियां तैयार होने लगी, सब लोग उठने लगे। जाते जाते कमला देवी राधिका से कहती हैं, ठीक है बेटा, अब तो तुम सीधा हमारे घर की बहू बनकर ही आओगी, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। दोनों तरफ शादी की धूमधाम से तैयारी होने लगती है और कुछ ही दिनों में राधा की मोहित से शादी हो जाती है और राधा दुल्हन बनकर मोहित के घर आ जाती है। शादी के बाद राधिका पहली बार अपने ससुराल के बड़े से दरवाजे के अंदर कदम रखती है। घूंघट के पीछे से राधिका पहली बार अपने बड़े से ससुराल को देखती है और वहां पर ढेर सारे लोगों को भी देखती है। ये सब देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, इतने सारे लोग। तभी सुनीता आगे बढ़ती है और राधिका से कहती है, आइए देवरानी जी, घर के अंदर और अपनी छोटी सी परिवार से मिलिए। सुनीता की बात सुनकर राधिका मन ही मन सोचती है, छोटा परिवार, इतने लोग और छोटा। पास खड़ी काव्या हंस पड़ती है और कहती है, भाभी, अभी तो आपने आधे लोग ही देखे हैं। आधे लोग? इसका मतलब है कि इस परिवार में इतने ही लोग और भी हैं। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो पूरे परिवार से मिली ही कहाँ है। पूरा परिवार तो गिनती करने में ही थक जाओगी। इतने सारे रिश्ते कैसे याद रखूंगी? राधिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुर कहते हैं, अरे राधिका बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। अब राधिका अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह राधिका तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आती है। राधिका देखती है कि डाइनिंग टेबल पर 20-25 लोग बैठ चुके हैं। राधिका किनारे खड़ी रहती है। तभी राधिका को देखकर कमला कहती है, अरे अरे, आओ ना बहू, शर्माओ मत, आकर बैठो। राधिका धीरे से आकर अपनी जगह बैठ जाती है। किचन में सुनीता रोटियां लेकर आती है। मम्मी रोटी। भाभी, रोटी कब तक आएगी? अरे बहू, रोटियां नहीं बनी क्या? सुनीता किचन से रोटियां बनाकर सभी को लाकर देती है। वापस फिर किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद फिर रोटियां लेकर आती है और सभी को देती है और कहती है, लो और लो रोटियां। टेबल पर रोटियों का ढेर लग जाता है। ये देखकर राधिका मन में सोचती है, इतनी सारी रोटियां? क्या ये लोग सच में इतनी रोटियां खाते हैं? बेटे, शर्मा मत, अपना ही घर समझो, आराम से खाओ। हाँ, खा लो। राधिका धीरे धीरे खाने लगती है। सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है। राधिका अपने बिस्तर पर बैठकर मन ही मन सोचती है, इतनी सारे लोग और इतनी सारी रोटियां, जाने कैसे जेठानी जी इन सब के लिए खाना बनाती होंगी। अगली सुबह राधिका जब तैयार होकर बाहर आती है तो हॉल में सभी लोगों की भीड़ देखती है। तभी राधिका की सास उससे कहती है, आओ बहू बैठो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। ऐसा कहकर कमला राधिका को सभी रिश्तेदारों से मिलवाती है। राधिका सभी के पांव छूती है। सभी लोग राधिका को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह राधिका और उनके रिश्तेदार आपस में बात करते हैं। सभी आते जा रहे थे और राधिका सभी के झुककर पैर छूती जा रही थी। राधिका की कमर में अब दर्द होने लगा था। राधिका मन ही मन सोच रही थी, इतना झुक झुक के प्रणाम करने में तो मेरी कमर ही अकड़ गई। ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यह सोचकर वो पास खड़ी सुनीता से धीरे से कहती है, जेठानी जी, इतने सारे लोग। अरे देवरानी जी, अभी तो बहुत कम लोगों से मिली हो। सुनीता इशारे से बाहर की तरफ दिखाती है। अभी तो तुमने मर्दों की साइड देखा ही नहीं है, वहाँ भी ढेर सारे लोग हैं। राधिका की आंखें जरा सी फैल जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है, और लोग? इतने लोगों के लिए रोज खाना बनाना पड़ता है, कई बार तो मैं सच में परेशान हो जाती हूँ।
राधिका ये सुनकर हैरान हो जाती है। राधिका बार बार अपने पल्लू को ठीक करती है और इतने बड़े परिवार के बारे में सोचकर ही उसे घबराहट हो रही थी। वो धीरे से अपनी जेठानी से पूछती है, इतना बड़ा पल्लू रखना जरूरी है क्या? हाँ, रखना पड़ेगा। इतने सारे रिश्तेदार हैं हमारे, अगर पल्लू नहीं रखा तो फिर बातें बनेंगी। मारवाड़ी फैमिली है और यहाँ फैमिली हमेशा बड़ी ही होती है। राधिका ये सुनकर और परेशान हो जाती है और उसके बाद एक एक करके सभी रिश्तेदार आकर राधिका से बात करने लगते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था तो कोई कुछ पूछ रहा था। कैसे हैं बहू? ठीक हूँ। रोटियां बना लेती हो ना? राधिका एक पल को चौंकती है। हाँ। खाना बनाना आता है? सबका बनाना पड़ता है यहाँ। रोटियां तो सबसे जरूरी है, हमारे यहाँ बिना रोटी कोई खाना नहीं खाता। राधिका इतनी सारी औरतों के सवालों का जवाब देकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये लोग मुंह दिखाई में आए हैं या मुझे रसोई के लिए तैयार कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, भाभी आप गोल रोटी बना पाती हो? अरे छोड़ो, अभी से क्यों परेशान कर रही हो? थोड़ी देर बाद कुछ बुजुर्ग औरतें आपस में बात करती हैं। उनकी आवाज राधिका को साफ सुनाई दे रही थी। अरे हमने तो वही बहू चुनी है जो अच्छे से खाना बना सके। इतने बड़े घर में यही तो सबसे जरूरी है। ये सब सुनकर राधिका परेशान हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, सबकी बातें रोटी पर ही क्यों टिक गई हैं? क्या ये लोग मुझे रोटी बनाने के लिए लाए हैं? मुंह दिखाई की रस्म धीरे धीरे खत्म होती है। लोग इधर उधर बैठ जाते हैं। बच्चे फिर खेलने लगते हैं। राधिका एक कोने में खड़ी है। यहाँ कितने लोग हैं पता नहीं, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। थोड़ी देर बाद अपनी सास के कहने पर राधिका अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। ऐसी रात हो जाती है। फिर अपनी सास की आवाज देने पर राधिका निकल कर बाहर आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर फिर से लोग बैठे हैं। अब राधिका भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी सुनीता रसोई से निकलती है। उसके हाथों में रोटियों की गड्डी है। सुनीता सभी को रोटी देते हुए कहती है, लो गरम रोटियां। ऐसा कहकर सुनीता फिर से रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो रोटियां लेकर आती है और सभी को दे देती है। सुनीता ऐसा कई बार करती है। तभी बिट्टू कहता है, आई रोटी भाभी जल्दी लाओ। राधिका सब देखकर मन में सोचती है, सुबह भी रोटियां, शाम भी रोटियां। लगता है मेरी जेठानी जी को रोटियों के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता। चलो मैं यहाँ रहूंगी तो तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाऊंगी सबको। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कमला राधिका से कहती है, थक गई होगी बेटा, अब जाकर आराम करो। राधिका सिर हिलाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राधिका पलंग के किनारे बैठ जाती है, घूंघट हटाती है, गहरी सांस लेती है। कुछ देर बाद मोहित कमरे में आता है और राधिका को यूं थका हुआ बैठा देखकर कहता है, अरे थक गई? थोड़ी सी। राधिका कुछ पर रुकती है, फिर पूछ लेती है, आपका परिवार इतना बड़ा है क्या? अभी तो तुमने पूरा परिवार देखा ही कहाँ है? राधिका चौंक जाती है। मतलब? अभी जो लोग थे वो आधा परिवार है, कल बाकी लोग आएंगे। शादी की खुशी में सब बाहर गए थे, पार्टी कर रहे थे, तो तुम कम लोगों से मिली हो अभी। और लोग भी आएंगे? हाँ, तब सबसे मिलना। हम मारवाड़ी फैमिली है, सबके अपने अपने बिजनेस हैं, अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन रहते सब साथ में हैं। इसीलिए इतने सारे लोग, और कल बाकी लोग से भी मिलना होगा। राधिका यही सब सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह राधिका उठती है और तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि दो मजदूर आटे की भारी भारी बोरियां उठाकर अंदर रख रहे थे। राधिका उन्हें देखते हुए इधर उधर नजर दौड़ाती है तो बोरियों की लाइन लगी हुई थी। ये देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, इतनी सारी आटे की बोरियां, लेकिन यहाँ आटे के अलावा कुछ और क्यों नहीं दिख रहा? वो आसपास देखती है, चावल दाल सब्जी कुछ ढूंढने की कोशिश करती है पर नजर नहीं आता। फिर राधिका मन में सोचती है, आज मेरी पहली रसोई है, पर बाकी सामान कहाँ है? तभी पीछे से सुनीता आती है और राधिका से कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, यहाँ खड़ी हो, काम क्यों नहीं शुरू किया? हाँ जेठानी जी, दरअसल मैं दाल चावल ढूंढ रही थी, दिख नहीं रहे। यहाँ लोग रोटियां खाते हैं, तुम्हें रोटियां बनानी है। और ये रही आटे की बोरियां, आटा गूंथना शुरू कर दो। ठीक है, पर कितना आटा लगाना है? सुनीता दो बोरियों की तरफ देखती है और कहती है, इन दोनों बोरियों का सारा आटा लगाना है। राधिका एक पल को चौंक जाती है और कहती है, इतनी सारी रोटियां? लोग भी तो बहुत हैं, फटाफट करो, मैं मदद करवा दूंगी। तभी कमला देवी रसोई में आ जाती है और कहती है, सुनीता, आज इसकी पहली रसोई है, कोई मदद नहीं करेगा, इसे सारा खाना खुद ही बनाना होगा। पर माँ, इतनी सारी रोटियां ये अकेले कैसे बनाएगी? कमला देवी राधिका की तरफ देखती है और गुस्सा होते हुए कहती है, मदद नहीं करनी मतलब नहीं करनी। क्या तुमने कभी अकेले रोटी नहीं बनाई? बनाई है ना? बस फिर फटाफट शुरू करो, सब लोग टाइम पर खाना चाहते हैं। इतना कहकर सुनीता चुपचाप बाहर चली जाती है। राधिका आटा गूंथना शुरू करती है। हाथ चल रहे हैं पर मन भारी होता जा रहा है। आटा गूंथे हुए वो मन ही मन में सोच रही है, इतनी सारी रोटियां मैं कैसे बनाऊंगी? चलो कोशिश ही कर लेती हूँ। वो रुकती नहीं, साथ ही दाल चढ़ा देती है।
थोड़ा चावल सब्जी काटती है, रायता और खीर भी बना लेती है। अब राधिका रोटियां बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद करीब 100 के आसपास रोटियां बना चुकी थी। तब सुनीता वहां आती है और कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, रोटियां बनी या नहीं? बहुत टाइम लग गया, मैंने कभी इतने सारे लोगों के लिए रोटियां नहीं बनाई। अगर आप मदद करवा देती तो अच्छा होता। मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। खाने का समय हो चुका है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगते हैं। 120 लोग आकर चेयर्स पर बैठ जाते हैं। राधिका जल्दी जल्दी सब परोसने की तैयारी करती है। वो टेबल पर रोटियां, दाल, चावल, सब्जी, रायता और खीर लाकर रख देती है। तभी एक रिश्तेदार कहता है, अरे रोटियां इतनी कम? अरे ये सब क्या है? राधिका हिम्मत करके बोलती है, मैंने सोचा रोटियां कम है इसलिए दाल चावल सब्जी रायता और खीर भी बना ली। भीड़ में से एक आवाज आती है, हम लोग तो रोटियां ही खाते हैं। अब जो बन गया है आप लोग वही खा लीजिए, मैं कल और रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर लोग चुपचाप खाने लगते हैं। कुछ रोटियां कच्ची हैं, कुछ आधी पकी। दाल चावल होने की वजह से सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर उठ जाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद नौकर 120 लोगों के बर्तन उठाने लगते हैं। नौकर एक एक करके सारे बर्तन लेकर घर की रसोई की तरफ जाते हैं। वहां छोटी छोटी कटोरियां, प्लेट्स, ग्लास, लोटे और खाना बनाने में इस्तेमाल हुई बड़ी बड़ी पराते और भारी तवे धोए जा रहे होते हैं। वहीं पास में देवरानी और जेठानी खड़ी होती हैं। सुनीता राधिका से कहती है, देखा ना देवरानी जी, हमारा परिवार कितना बड़ा है। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वैसे क्या इतने बड़े परिवार के लिए आप ही खाना बनाती हैं? अकेले ही सबके लिए रोटियां भी? हाँ, मैं ही बनाती हूँ। देखा नहीं तुमने, इतना बड़ा परात रखा रहता है, इतने बड़े तवे होते हैं, उनसे बनाना आसान हो जाता है। लेकिन रोटियां बेलनी भी तो पड़ती हैं, बिना बेले रोटियां कैसे बनेंगी? हाँ, बेलना तो होता है, मैं आटा गूंथ देती हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। आदत हो गई है? आप थकती नहीं? आपको परेशानी नहीं होती रोज इतने लोगों के लिए खाना बनाना? परेशानी क्या होगी, इतने सालों से यही काम कर रही हूँ। अब तो हाथ अपने आप चलने लगते हैं। अब तो तुम आ गई हो, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। पर मेरे आने से पहले कोई मदद नहीं करता था। इतनी सारी सासें हैं, नंदे हैं, इतने लोग हैं घर में। नहीं, सब बहुत बिजी रहते हैं, सबके अपने अपने काम हैं, अपने अपने बिजनेस। किसी के पास किचन में झांकने तक का टाइम नहीं होता। ये सुनकर राधिका एक पल के लिए चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इतने बड़े परिवार में खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर? लेकिन ये तो पूरी तरह गलत है। अब मैं कोशिश करूंगी, सिर्फ रोटियां नहीं, तरह तरह की चीजें बनाऊंगी। इन सब का स्वाद बदल कर रख दूंगी ताकि खाने में नया लगे। ये सोचते हुए राधिका अपने कमरे में चली जाती है। राधिका के मन में रात भर ही एक बात घूम रही होती है। उसे लगता है कि अगर वो इस घर में कुछ बदल सकती है तो वो है स्वाद। वही रोज की रोटियां, वही आटा, वही एक जैसा खाना। उसकी आंखों में एक नया सपना पलने लगता है। वो सोच लेती है कि आज कुछ अलग होगा। आज मैं सबका स्वाद बदल दूंगी। रोज रोज रोटी खाकर ये लोग थक गए होंगे। वो सीधा किचन में जाती है जहां जेठानी आटा छान रही होती है। वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी। चिकन बिरयानी? तो मैं रोटियों के लिए आटा लगा देती हूँ। नहीं, आज रोटियां नहीं बनेंगी। रोटियां नहीं बनेंगी? मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ नया खाएं। रोज एक ही चीज क्यों? आज चिकन बिरयानी, रायता और सब्जी ही बनेगी। मैंने कहा था ना, यहाँ लोग सिर्फ रोटियां खाते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन तो बदलाव होना चाहिए। राधिका नौकरों को बुलाती है और कहती है, सुनिए, आप लोग चावल, चिकन और बाकी सामान ला दीजिए। राधिका की बात सुनकर वो लोग सामान लाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग सामान लेकर आते हैं और किचन की तरफ बढ़ते हैं। तभी परिवार के कुछ लोग उन्हें देखकर पूछते हैं, अरे ये क्या ले जा रहे हो? बिरयानी का सामान है, छोटी बहुरानी ने मंगवाया है। नजर चिकन पर पड़ते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लगता है आज बहुरानी चिकन खिलाएगी। ठीक है, जाओ। अब नौकर वो सारा सामान ले जाकर किचन में रख देते हैं। किचन में राधिका पूरी लगन से लग जाती है। मसालों की खुशबू फैलने लगती है। वो फटाफट चिकन बिरयानी तैयार करती है, रायता बनाती है, सब्जी बनाती है। उधर डाइनिंग हॉल में सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। लंबी कतारें, बड़ी बड़ी पंगतें लग जाती हैं। तभी एक रिश्तेदार पूछता है, अरे आज देर हो रही है, रोटियां कब आएंगी? तभी राधिका और सुनीता बड़े बड़े बर्तनों में चिकन बिरयानी लेकर हॉल में आती हैं। लोगों की नजरें अपने आप रोटियों की तरफ जाती हैं, पर रोटियां नहीं होती। बेटा, रोटियां नहीं लाओगी? आज रोटियां नहीं बनी चाची जी। क्या मतलब रोटियां नहीं बनी? मैंने सोचा आज आप लोग चिकन बिरयानी खाइए। रोज वही रोटियां खाते रहते हैं, स्वाद बदलना चाहिए। पर बेटा, हमें चावल पसंद नहीं, हम लोग सिर्फ रोटियां खाते हैं। तभी सुनीता राधिका की तरफ देखती है और कहती है, देखा ना देवरानी जी, मैंने कहा था। तभी सास कहती है, अरे कोई बात नहीं, आज जो बना है वही खा लेते हैं। सब लोग बेमन से बिरयानी लेते हैं। कोई चिकन अलग कर रख देता है, कोई बस चावल खाता है। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। खाना जैसे तैसे खत्म होता है। लोग अपना झूठा छोड़कर उठ जाते हैं। राधिका वहीं खड़ी रह जाती है और मन में सोचती है,
अच्छा, इन्हें सच में सिर्फ रोटियां ही पसंद हैं। अब नौकर बर्तन उठाते हैं और झूठे प्लेट्स ले जाने लगते हैं। तभी राधिका सुनीता से कहती है, जेठानी जी, अब तो मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़? कैसे जुगाड़? सबसे मुश्किल काम आटा गूंथना है। अगर आटा गूंथने वाली मशीन ले आए तो काम आधा आसान हो जाएगा। मशीन आटा गूंथती रहेगी, हम बड़े तवे पर एक साथ कई रोटियां सेक लेंगे। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। आप तो बड़ी स्मार्ट है। डाइनिंग हॉल खाली होने लगता है। नौकर आखिरी प्लेट्स उठाकर चले जाते हैं। राधिका के मन में अब एक नई योजना आकार ले चुकी होती है। वो बिस्तर पर बैठती है, फिर अपने पति की तरफ मुड़कर कहती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ राधिका, कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक आटा गूंथने वाली मशीन चाहिए। आटा गूंथने वाली मशीन? ये क्या होती है? ये एक मशीन होती है जिसमें आटा और पानी डालो और आटा अपने आप गूंथ कर तैयार हो जाता है। अच्छा, ये सब भी आने लगा अब? आप ले आइए, नहीं तो कल से सारा आटा आप ही गूंथेंगे। अरे, तुम तो बड़ी रौबदार निकली। हाँ, हूँ मैं। मोहित हंस देता है। बात वहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह घर में रोज की हलचल शुरू हो चुकी होती है। किचन में अभी तक रोटियां बनने की आवाज नहीं आई थी। तभी कुछ औरतें आपस में बातें करती हैं। 11 बज गए हैं, आज बहू ने अब तक रोटी बनाना शुरू ही नहीं किया। हाँ, आज कुछ देर लग रही है। इतने में बाहर से आवाज आती है। कुछ भारी सा अंदर लाया जा रहा होता है, जिसे देखकर कमला कहती है, ये क्या आ रहा है किचन में? एक मशीन किचन में लाई जाती है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। मैं देखूं तो ये कैसी मशीन है? बुआ सास किचन के अंदर आती हैं। राधिका मशीन को प्लग में लगा रही होती है। ये देखकर बुआ सास पूछती है, बहू, ये कौन सी मशीन है? बुआ जी, ये आटा गूंथने वाली मशीन है। आटा गूंथने वाली मशीन? ये क्या करेगी? बस इसमें आटा डालना है, पानी डालना है, बाकी आटा खुद गूंथ जाएगा अपने आप। हाँ। बुआ सास उत्सुक हो जाती हैं और कहती हैं, चलो मैं मदद करवा दूं। हाँ, आइए, आटा डाल दीजिए। बुआ सास मशीन से आटा और पानी डालती हैं, लेकिन पानी ज्यादा हो जाता है तो मशीन के किनारे से पानी गिरने लगता है। अरे बहू, ये क्या हो गया? क्या हुआ बुआ जी? मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ कांड हो जाता है। माफ कर देना बहू। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। और माफी मत मांगिए, आप टेंशन मत लीजिए। राधिका मशीन ठीक करती है। थोड़ी देर में गुथा हुआ आटा बाहर आने लगता है। वो 4 लोइयां एक साथ उठाती है, उन्हें आपस में जोड़ती है और बेलने लगती है। ये देखकर सुनीता कहती है, अरे वाह देवरानी जी, एक साथ 4-4 रोटियां। अब थोड़ा जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, वरना रोटियां बनाने में तो काफी वक्त लग जाएगा। सुनीता भी वही तरीका अपनाने लगती है। रोटियां तेजी से बनने लगती हैं। तवा गर्म है। एक एक करके रोटियां सिक रही होती हैं। ये देखकर राधिका मन में सोचती है, तवा ही सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। लगता है रोटियां सेकने के लिए भी कोई नई जुगाड़ सोचनी पड़ेगी। किचन में हलचल बनी रहती है। मशीन चल रही होती है। तभी पर रोटियां सिक रही होती हैं। राधिका की नजर किचन के कोने में रखे एक बड़े से पतीले पर जाती है। पास में बड़े बड़े गैस चूल्हे लगे होते हैं। वो मन में कहती है, चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। राधिका उस बड़े पतीले को उठाकर गैस पर उल्टा चढ़ा देती है। गैस तेज कर देती है। पतीला गर्म होने लगता है। वो एक रोटी उठाती है और पतीले पर डाल देती है। रोटी तेजी से फूलती है। ये देखकर सुनीता कहती है, अरे वाह, अरे वाह देवरानी जी, आप तो बड़ी जुगाड़ू निकली। अभी तो आपने जुगाड़ देखा ही कहाँ है जेठानी जी। तो और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ, धीरे धीरे सब दिखेगा। अब रोटियां एक के बाद एक तेजी से बनने लगती हैं। पतीले पर एक साथ बड़ी रोटियां सिक जाती हैं। जेठानी तवे पर भी रोटियां सेकती रहती है। कुछ ही देर में ढेर सारी रोटियां तैयार हो जाती हैं। चलो अब सर्व कर देते हैं। दोनों बहुएं रोटियों के टोकरों को उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाती हैं। वहां पहले से ही पूरा परिवार बैठा होता है। ससुर, दादा ससुर, ताया ससुर, चाचा ससुर और बाकी सारे बड़े बुजुर्ग अपनी जगह बैठे होते हैं। रोटियां परोसी जाती हैं। पहली रोटी खाकर ससुर जी कहते हैं, अरे वाह, आज की रोटी तो बहुत अच्छी है। अरे हाँ, बिल्कुल सही से की है। आज मजा आ गया खाने में। बाकी लोग भी खाते हैं। एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाते हैं। अरे भाई बहू, रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनी हैं। जी, थैंक यू। सब लोग खाते हुए खुश दिखाई देते हैं। तभी दादा ससुर की नजर छोटी नंद पर जाती है। वो कहते हैं, अरे भाई, देख रही है, अपनी छोटी भाभी से कुछ सीख। इतने बड़े परिवार के लिए अकेले खाना बना रही है। तुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। छोटी नंद सिर झुका लेती है। ये सब देखकर छोटी नंद की माँ यानी सास मन में सोचती है, पहले बड़ी बहू की वजह से मेरी बेटी को सुनना पड़ता था, अब इस छोटी बहू के आने के बाद फिर वही शुरू हो गया है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी किचन में बैठे काम कर रही होती हैं। तभी राधिका अपनी सुनीता से पूछती है, जेठानी जी, आपके हाथ नहीं थक जाते क्या? इतनी सारी रोटियां हमें तो अब भी बेलनी पड़ रही हैं। थक तो जाते हैं देवरानी जी, पर अब आदत हो गई है। रोज रोज इतना काम, सच में बहुत मेहनत है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनसे कहकर एक रोटी मेकर मंगवा लेती हूँ।
उससे क्या होगा? काम आसान हो जाएगा। अगले ही दिन घर में एक नई मशीन आती है। रोटी मेकर किचन में रखा जाता है। उसे देखकर सास, बुआ सास, चाची सास सब किचन में इकट्ठा हो जाती हैं। तब कमला कहती है, ये क्या आ गया? किस काम की मशीन है ये? देख तो सही क्या से चलता है। मैं बता देती हूँ, पहले आटा गूंथने वाली मशीन से आटा तैयार करेंगे। राधिका गुथे हुए आटे को उठाती है। फिर इस आटे को रोटी मेकर में डालेंगे और रोटियां अपने आप सिककर बाहर आ जाएंगी। अरे वाह, ये तो बड़े काम की मशीन है, पर समय तो इसमें भी लग रहा है। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक साथ 4-4 रोटियां बेल सकती हूँ। अब तो 6-6 रोटियां भी साथ में बन जाएंगी। मैंने 2 तवे और मंगा लिए हैं, अब काम और आसान हो जाएगा। तभी बुआ सास कहती है, बहू हम तीनों मिलकर रोटियां बना दें। जी ठीक है। बुआ सास आटा लेकर रोटियां बेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोटियां बिगड़ जाती हैं। वो कहती हैं, अरे मेरी तो रोटियां खराब हो गई। आप टेंशन मत लीजिए बुआ जी। बेटा मैंने बताया था ना, जहाँ जाती हूँ काम बिगड़ जाता है। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। आप कम से कम मदद करने तो आई, वरना बाकी सारे तो सिर्फ खाने ही से मतलब रखते हैं। आप बस गुथा हुआ आटा रोटी मेकर में डाल दीजिए। हाँ हाँ, ये मैं कर लूंगी। काम तेजी से होने लगता है। रोटियां एक के बाद एक तैयार हो जाती हैं। सारी रोटियां बन जाती हैं। देवरानी और जेठानी रोटियां लेकर डाइनिंग हॉल में जाती हैं और सभी लोगों को परोस देती हैं। दादा ससुर रोटी खाकर कहते हैं, अरे वाह, आज तो रोटी बहुत अच्छी बनी है। और कितनी जल्दी बना ली तुम लोगों ने। अरे भाई, अब तो खाने में कोई देर ही नहीं होती। तभी फिर छोटी नंद की तरफ इशारा किया जाता है। अरे भाई देखो, अपनी भाभियों से सीखो, इतनी जल्दी रोटियां बना रही हैं। अब रहने दीजिए ना, कब तक मेरी बच्ची को डांटेंगे। अरे अब ये छोटी बच्ची नहीं रही, शादी की उम्र हो गई है इसकी। जाओ किचन में जाकर सीखो अपनी भाभियों से। यह सुनकर छोटी नंद चुप हो जाती है। उसकी माँ चुप रहती है, लेकिन मन में उबाल चलता रहता है। वो मन में सोचती है, मशीन के सहारे रोटियां बना रही है और ऊपर से तारीफ भी लूट रही है। मैं भी देखती हूँ कब तक इस रोटी मेकर के सहारे चलेगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में एक नया आइडिया जन्म ले चुका होता है। रात का समय था, पूरा घर सो चुका था, लेकिन कमला देवी के मन में नींद नहीं थी। बेटी की आंखों में दिन भर का अपमान अब भी तैर रहा था। माँ का दिल जल रहा था और जलन अब साजिश में बदल चुकी थी। वो मन ही मन सोचती है, हर बार मेरी बेटी को ही सुनना पड़ता है, पहले बड़ी बहू की वजह से, अब इस छोटी बहू की वजह से। अब बस बहुत हो गया। कमला देवी धीरे धीरे उठती है और अपनी बेटी को इशारा करती है। दोनों रसोई की ओर जाती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं, देख, अगर कल खाना बिगड़ा तो नाम किसका आएगा? उसी नई बहू का। लोग कहेंगे काम ठीक से नहीं करती, तो बस तो फिर यही करना है। यही सोचकर वो रोटी मेकर मशीन के तार से छेड़छाड़ करती है। आटा गूंथने वाली मशीन के अंदर कुछ ऐसा कर देती है कि मशीन ऑन ही ना हो और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह आंगन में भारी भीड़ जमा है। कमला देवी अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी बातें कर रही हैं। तभी कुछ लोग औजार लेकर घर में प्रवेश करते हैं। वो लोग सीढ़ियों से छत की ओर बढ़ते हैं। कमला देवी चौंक जाती हैं और कहती है, अरे ये लोग कौन है और ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? राधिका सामने आती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। सासू माँ, ये सोलर तवा लगा रहे हैं। सोलर तवा? अब धूप से रोटी बनेगी? हाँ सासू माँ, जैसे सोलर कुकर होता है वैसे ये तवा है, ऊपर से ही रोटियां सिकेंगी। कमला देवी मन ही मन में सोचती हैं, मैंने तो सोचा था आज ये फंसेगी, ये तो नया जुगाड़ ले आई। उसके बाद राधिका और उसकी जिठानी रसोई में जाकर काम शुरू करती है, लेकिन रोटी मेकर मशीन ऑन नहीं होती। तब सुनीता कहती है, अरे ये मशीन क्यों नहीं चल रही? लगता है जेठानी जी, बुआ जी हमारी मदद करने आई थी। हाँ, जहाँ जाती है गड़बड़ करके ही आती है। राधिका बिना समय गंवाए खुद हाथ से आटा गूंथने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं, आज सोलर तवा है ना। ठीक है, मैं रोटियां छत पर ले जाती हूँ। अब सुनीता छत पर गुथा हुआ आटा ले जाती है। छत पर तेज धूप फैली हुई है। जिठानी एक के बाद एक रोटियां सेकती जाती है। नीचे आंगन से कमला देवी सब देख रही होती हैं। सुनीता रोटियां बनाकर नीचे ले आती है। खाने का समय हो जाता है। पूरा परिवार खाने बैठा है। दादा ससुर, ताया ससुर, चाचा ससुर सब मौजूद हैं। तभी दादा ससुर कहते हैं, अरे भाई वाह, आज की रोटियां तो कमाल की हैं। और देखो, खाना समय पर भी मिल गया। चारों तरफ तारीफों की बारिश हो रही है। आज भी बच गई, लेकिन मैं देखती हूँ आगे कैसे टिकेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। आंगन में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तभी किसी बहन ने मन की बात कह दी, भाभी बहुत दिनों से तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा है। चलो आज बनेगी तंदूरी रोटी। आप देखती हूँ ये तंदूरी रोटी कैसे बनेगी। आज तो फंसेगी ये छोटी बहू। राधिका बिना कुछ बोले पीछे जाती है। नौकरों को धीरे से बुलाती है और कहती है, देखो, जल्दी से लकड़ी और कोयले का इंतजाम कर दो। आंगन के कोने में एक छोटा सा तंदूर तैयार करवा दो। जी।
कुछ ही समय में लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तंदूर तैयार होने लगता है। राधिका खुद हाथ से आटा गूंथती है, गोल गोल रोटियां बेलती है। एक एक करके तंदूर में रोटियां चिपकाई जाती हैं। खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। ये देखकर सुनीता कहती है, वाह देवरानी जी, खुशबू से ही भूख लग गई। थोड़ी देर में गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां तैयार। उसके बाद राधिका सबके सामने परोसती है। तभी उनमें से एक रिश्तेदार कहता है, वाह, बिल्कुल ढाबा जैसी बनी है। अरे भाई, इतने बड़े घर के लिए इतनी जल्दी तंदूरी रोटी, अरे कमाल है। फिर से बच गई। हर बार मेरी चाल उल्टी कैसे पड़ जाती है। रात का समय, पूरा घर सो चुका है। आंगन में अंधेरा है। माया देवी चुपचाप बाहर निकलती हैं और गुस्से में बड़बड़ाती हैं। अब देखती हूँ कब तक जुगाड़ लगाती है। करूंगी मैं और नाम आएगा मेरी ननंद का। वो तंदूर के पास जाती है, पास में बड़ा डंडा उठाती हैं और एक एक करके तंदूर तोड़ने लगती हैं। उसी समय सुनीता वहां से गुजर रही होती है। अंधेरे में वो ये सारी बातें सुन लेती है। उसके कदम रुक जाते हैं। वो मन ही मन में सोचती है, ये सासू माँ है, ये सब जानबूझकर क्यों कर रही हैं वो? सुनीता चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में ये सवाल रह जाते हैं। अगली सुबह राधिका आंगन में आती है और टूटे पड़े तंदूर देखकर रुक जाती है और कहती है, अरे ये सब तंदूर टूटे कैसे? किसने किया? कहीं बुआ जी ने तो नहीं तोड़ा इन्हें? तभी सुनीता आती है। नहीं राधिका, ये बुआ जी ने नहीं तोड़ा। तो फिर? ये सासू माँ ने तोड़ा है, मैंने खुद रात को देखा। राधिका कुछ पल चुप रहती है, फिर दोनों मिलकर कमला देवी को बुलाती है। सासू माँ, ये तंदूर आपने क्यों तोड़े? अरे बेटा, ये तो तुम्हारी बुआ सास का काम होगा। वो जहाँ जाती है काम कम, कांड ज्यादा करती है। राधिका हाँ में सिर हिलाती है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। तभी कमला देवी घबरा जाती हैं। अरे नहीं नहीं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। उन्हें बुरा लगेगा बेटा। लोग क्या कहेंगे कि तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। राधिका चुप रहती है, लेकिन वो समझ जाती है कि तंदूर उसकी सास ने ही तोड़ा है। अगले दिन सुबह का समय था। रिपेयर होकर आई हुई रोटी मेकर मशीन किचन के कोने में रखी हुई थी। तभी राधिका कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा हुआ मशीन ठीक होकर आ गई। अब फिर से रोज की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ राधिका, अब काम भी आसान हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। दोनों के चेहरे पर सुकून था, लेकिन दूर खड़ी कमला देवी सब देख रही थी। कमला देवी के मन में फिर वही उथल पुथल। लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा था मशीन ठीक नहीं होगी, पर ये तो फिर से बच गई। सुनीता राधिका के कान में धीरे से बोलती है, मुझे लग रहा है मम्मी जी फिर से कुछ सोच रही है। हाँ देखते हैं आज क्या सोच रही हैं। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो रहा था। तभी कमला देवी दबे पांव बाहर निकलती हैं। वो सीधे छत पर जाती हैं और सोलर पैनल को उखाड़ने लगती हैं। जोर की आवाज होती है। फिर किचन में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देती हैं। तेज आवाज सुनकर दरवाजे खुलते हैं। जेठानी, देवरानी, उनके पति, सास ससुर, दादा ससुर, ताया ससुर, चाचा ससुर और बुआ सास सब आ जाते हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी। अरे तो ये सब टूटा कैसे? सच सच बताओ। कमला देवी का सब्र टूट जाता है। हाँ मैं ही कर रही हूँ, क्यों नहीं करूँ? जब से ये दोनों आई हैं घर में मशीनें आ गई, हाथ से रोटियां नहीं बनती और सब मेरी बेटी को सुनाते रहते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। अरे तुम्हारी ही गलतियों की वजह से तुम्हारी 2 बेटियां पहले से घर में बैठी हैं। अब क्या चाहती हो? तीसरी बेटी भी घर जमाई बनकर बैठ जाए? कमला देवी चुप हो जाती हैं। और इल्जाम किस पर डाल रही थी? हाँ, मैंने अपनी ननद पर ही इल्जाम डाल दिया। तभी बुआ सास आगे आती हैं। भाभी, माना कि मैं गलती करती हूँ, माना कि जहाँ जाती हूँ काम के बजाय कांड हो जाता है, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तोड़फोड़ करके खुद फंस जाऊं। मुझे भरोसा ही नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको इतना माना क्यों। एक एक करके सब बोलते हैं। तुमने पूरे घर का भरोसा तोड़ा है। मम्मी जी, हमने कभी आपकी बेटी का बुरा नहीं चाहा। मैंने सिर्फ काम आसान करने की कोशिश की, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। कमला देवी का सिर झुक जाता है। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने क्या सोच लिया था। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। मुझे ही समझ नहीं आया कि मैं ऐसे करके उसी का घर उजाड़ रही हूँ। अरे माफी आसान नहीं होती। कमला देवी हाथ जोड़ लेती हैं। मैं वादा करती हूँ अब मेरी बेटी भी रोटियां बनाना सीखेगी, किचन में काम करेगी, बहुओं की मदद करेगी। प्लीज एक मौका दे दीजिए। अगर सच में बदलाव होगा तो मैं माफ करने को तैयार हूँ। हाँ माँ जी, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ती हैं। धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। घर का माहौल धीरे धीरे हल्का होता है और सब वापस सोने चले जाते हैं।